मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में भी हम एज यूजुअली बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कॉपी नोट्स मैंने आपको सेंड किए थे उसमें आपने प्रॉपर नोट्स कॉपी में इसको नोट डाउन करके पेज नंबर 9 आप लोग ओपन कर लेंगे और पेज नंबर 9 में, ठीक है, हमने अभी यस्टरडे क्लास के अंदर गुड्स को, परचेज को, सेल्स को, परचेज को, सेल्स को डिस्कस करा है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। करंट एसेट्स होती है, नॉर्मल यूनिवर्स में लेके जब इट इज प्रॉपर्टीज, बट ये किस नेचर की है? करंट नेचर की, स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। ओके, अगर मैं नॉर्मल इसको डेफिनेशन में पढ़ रहा हूं सिस्टमैटिक मैनर के अंदर, the terms stock include the value of those goods which are purchased for reselling and which are lying unsold at the end of the accounting period। मतलब हम स्टॉक को किस टर्म में एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा मटेरियल, ऐसे आर्टिकल जो या ऐसे गुड्स जिन्हें हम परचेज कर रहे हैं किस बेस पे? रीसेलिंग करने के बेस पे। हम उसको सेलिंग पर्पज के हम उसे बनाकर तैयार करके हम रीसेलिंग करके चल रहे हैं, लेकिन इन केस अगर पूरा गुड्स हमारा नहीं सोल्ड हो पाता है तो इट इज अनसोल्ड गुड्स। ओके, तो दैट इज नोन एज ए स्टॉक। अब ये स्टॉक हमारे लिए प्रॉपर्टीज होती है, हमें इसे एसेट्स मानना है, और एसेट्स तो है लेकिन कौन सी तरह की एसेट्स है? इट इज ए करंट एसेट्स। ये हमारी करंट एसेट्स होती है, क्योंकि हम स्टॉक को फिर रेगुलरली बाद में भी यूज करते रहेंगे। तो पूरा ये नहीं कि आपने एक स्टॉक को मोर देन 1 ईयर रख रखा है, 1 साल के अंदर हम इसको क्लियर करेंगे। लेकिन हम जब स्टॉक को फर्दर क्लासिफाइड करेंगे तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्टॉक। नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक, नंबर 2 क्लोजिंग स्टॉक। ओके, नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक एंड नंबर 2 क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन हमें एक चीज पता है, चाहे ओपनिंग स्टॉक हो चाहे क्लोजिंग स्टॉक हो, दैट इज दीज आर करंट एसेट्स। ये हमारी करंट एसेट्स ही हैं। ओके, हम इसको करंट एसेट्स बोल के चलेंगे। बट अगर मैं इसको डेफिनेशन के बिहाफ पे लेता हूं तो व्हाट इज द मीनिंग बाय ओपनिंग स्टॉक? अनसोल्ड गुड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जनरली देखो ये अनसोल्ड गुड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर तो वैसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर को ऑपरेट करते हैं तो अपने पास अनसोल्ड गुड्स एंड ऑफ द ईयर होना चाहिए, बट ये कैरी फॉरवर्ड होता है। एज्यूम कीजिए कि 31 मार्च 2010 को हमारा कुछ स्टॉक अनसोल्ड रह गया, हम उसको फेंकेंगे तो नहीं, उसको हम यूटिलाइज करेंगे अब नेक्स्ट ईयर में आके। तो जब नेक्स्ट ईयर में ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक जब आप नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, दैट इज नोन एज ए ओपनिंग स्टॉक। ये लास्ट ईयर से अनसोल्ड गुड्स कैरी फॉरवर्ड होके ट्रांसफर होके हमने करंट ईयर के अंदर बिगिनिंग में लाया, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। नंबर 2 क्लोजिंग स्टॉक, वो हमें पता है अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर 31 मार्च या 31 दिसंबर को जो हमारा गुड्स सोल्ड होने से रह जाता है, ठीक है, आपने मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, ओके, आपने रिसेल उसको सेल कर दिया, ओके, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं जितना हम आउटपुट निकाल रहे हैं वो पूरा आउटपुट हमारा सेल होता है, जितना हमारा प्रोडक्शन है पूरा सेल होगा। रिमेनिंग जो पार्ट हमारा रहेगा दैट इज ए अनसोल्ड गुड्स, दैट इज नोन एज ए स्टॉक। ये होती है हमारी स्टॉक, करंट एसेट्स है, हम इसको इसलिए प्रोड्यूस करेंगे, हमें इसको बेचना है, और कुछ सर्टेन पार्ट हमारा एंड ऑफ द अनसोल्ड रह जाता है, दैट इज नोन एज ए स्टॉक। अब तो जनरली हम स्टॉक जो वर्ड यूज करेंगे वो स्टॉक वर्ड हम बिजनेस कंसर्न के बिहाफ पे यूज करके चलते हैं। जो हमारी बिजनेस कंसर्न है, सेलिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, अपन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात नहीं कर रहे, सेलिंग कंसर्न के बिहाफ पे या बिजनेस कंसर्न के बिहाफ पे हम स्टॉक वर्ड यूज करते हैं। क्योंकि आगे जो डेफिनेशन आप अभी करेंगे वो इसके सिमिलर डेफिनेशन होती है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क होता है। थ्योरिकल फॉर्म में, प्रैक्टिकल फॉर्म में जब हम इसको अकाउंटिंग प्रोसेसिंग में इंप्लीमेंट करेंगे तो फर्क नहीं माना जाएगा। ओके, अकाउंटिंग प्रोसेसिंग सबकी एक जैसी होती है, दैट इज इन्वेंट्री। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेंट्री। इन्वेंट्रीज बोल लीजिए या इन्वेंट्री। अब तो मैंने अभी भी क्या प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूं तो स्टॉक और इन्वेंट्री में कोई फर्क नहीं है। ये भी करंट एसेट्स है,
हमारी ये भी करंट एसेट्स है, प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस है। लेकिन इन्वेंट्री वर्ड हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बिहाफ पे यूज करके चलते हैं। मतलब जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जिनका काम होता है कुछ प्रोड्यूस करना, रॉ मटेरियल मंगा करके प्रोसेस में लेके जब वो प्रोड्यूस करती है, उनका बेस सेल करना नहीं होता है, वो केवल गुड प्रोड्यूस करती है और होलसेलर कस्टमर डिमांड पे हमसे लेके जाता है। ओके, उसमें हम इन्वेंट्री वर्ड यूज करेंगे। तो इन्वेंट्री जनरली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बिहाफ पे हमें यूज करना है और स्टॉक हमें बिजनेस कंसर्न के बिहाफ पे। ओके, अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं इन्वेंट्री की, इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आर नोन एज ए इन्वेंट्रीज, कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो जनरली हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को क्या बोलते हैं, इन्वेंट्रीज बोलते हैं। अब वही कंडीशन है कि अगर मैं इन्वेंट्री को क्लासिफाइड करूं तो जनरली 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड, स्टॉक 2 कैटेगरी में, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन इन्वेंट्री को हम जनरली 4 कैटेगरीज में या 4 तरीके से मान सकते हैं, 4 काइंड्स ऑफ इन्वेंट्रीज। नंबर 1, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि हमें पता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है बेटा, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का काम क्या होता है, गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने का, और उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बनाने के लिए उनको रिक्वायरमेंट होती है रॉ मटेरियल की। तो पहला हो गया इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दोनों कैटेगरी में होता है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। नंबर 2, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। व्हाट इज द मीनिंग बाय वर्क इन प्रोग्रेस? रॉ मटेरियल हमने मंगाया और रॉ मटेरियल मंगाने के बाद में हम इसको अपनी फैक्ट्री में मशीन्स के अंदर प्रोसेसिंग में काम देंगे कि ये सेल्सेबल बन जाए। दैट इज नो, वो प्रोसेसिंग जो अपने पास चलती है 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जो भी प्रोसेसिंग होगी, मतलब रॉ मटेरियल को जब हमने प्रोसेसिंग में ले लिया सेल्सेबल बनाने के लिए, दैट इज नोन एज वर्क इन प्रोग्रेस। तो इन्वेंट्री ऑफ WIP या वर्क इन प्रोग्रेस। नंबर 3, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। ओके, 10-12 दिन जो भी लगा प्रोसेसिंग में कंप्लीट, उसके बाद में वो फिनिश गुड्स बन के तैयार हो गई है, मतलब अब वो सेल्सेबल हो गई है, अब हमारे पास में इतना स्टॉक या इन्वेंट्री रखा हुआ है, दैट इज इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। जैसे जैसे होलसेलर के पास डिमांड आएगी वो हमसे चीज को लेता रहेगा। ओके, नंबर 4 एंड फाइनल, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। वही अनसोल्ड गुड्स वाली बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना, गुड्स जो हमारा मैन्युफैक्चर हो गया, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। लेकिन मैंने अभी भी क्या बोला, आप डेफिनेशन में दोनों को आप अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। इन्वेंट्री वर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बिहाफ पे आपको यूज करना है, और स्टॉक वर्ड हमें बिजनेस कंसर्न के बिहाफ पे या सेलिंग कंसर्न के बिहाफ पे यूज करना है। लेकिन अकाउंटिंग प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करता हूं, ये दोनों हमारे लिए एसेट्स ही होती है, ये दोनों हमारे लिए एसेट्स हैं। और किस तरह की एसेट्स हैं? करंट एसेट्स हैं। ओके, तो ये हो गया स्टॉक एंड इन्वेंट्री। नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल। व्हाट इज द मीनिंग बाय ट्रेड रिसीवेबल? रिसीवेबल का मतलब होता है पैसा लेना है लेकिन हमें मिला नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग बाय रिसीवेबल? एक तो होता है रिसीव्ड, कैश मनी आपके पास में कैश अमाउंट आ गया, एक होता है रिसीवेबल, मिलना है, इनकम है लेकिन हमें मिली नहीं है। और नंबर 2, ट्रेड मतलब बिजनेस से रिलेटेड, मतलब ऐसा कोई भी अमाउंट जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बट स्टिल रिसीवेबल, स्टिल हमें अभी तक मिला नहीं है, अभी तक ड्यू चल रहा है, हमें कस्टमर से लेना है, दैट इज नोन एज ए ट्रेड रिसीवेबल। अब मैं इसको अगर एक सिस्टमेटिक मैनर में बात करूं, व्हाट इज द मीनिंग बाय ट्रेड रिसीवेबल? हम अगर बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल, ओके, ट्रेड रिसीवेबल अगर मैं इसको प्रॉपर डेफिनेशन में डिफाइन करता हूं, सच अमाउंट विच आर रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडेड बाय द कंपनी इन नॉर्मल कोर्सेज ऑफ बिजनेस इज नोन एज ए ट्रेड रिसीवेबल। मतलब एक ऐसा अमाउंट जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चल रहा है, मुझे मिलना है लेकिन बट मैं रिसीव नहीं कर पा रहा हूं एंड ऑफ द करंट ईयर, दैट इज नोन एज ए ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल को भी हम क्लासिफाइड करेंगे तो जनरली, लेकिन एक चीज है, ट्रेड रिसीवेबल आल्सो करंट एसेट्स,
हेडिंग में डालूं तो ये हमारे लिए प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, लेकिन किस तरह की, दैट इज ए करंट एसेट्स। ओके, हमने ये चीज कर ली। बट जब मैं इसको फर्दर क्लासिफिकेशन करता हूं ट्रेड रिसीवेबल को, तो ये दो तरीके का होता है। नंबर 1 डेटर्स और नंबर 2 बिल्स रिसीवेबल। ओके, नंबर 1 डेटर्स एंड नंबर 2 बिल रिसीवेबल। अब अगर को मैं थोड़ा फर्दर लेके चलूं, डेटर्स कौन होते हैं, कस्टमर्स, जो हमारे एक रेगुलर कस्टमर है जिन्हें हमने कुछ सोल्ड करा है लेकिन वो अभी हमको पेमेंट नहीं करके बाद में पेमेंट करेंगे, दीज आर डेटर्स। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अगर मैं डेफिनेशन में आ जाऊं, डेटर्स के अगर बेस पे अगर हम चल रहे हैं तो डेटर्स अगर नॉर्मली वे में हम लें, द टर्म्स डेटर रिप्रेजेंट दोज पर्संस और फर्म टू whom goods have been sold or services rendered on credit and payment has not been received from them। ठीक है, कि डेटर्स ऐसे पर्सन या ऐसी फर्म्स होती है जिन्हें मुझे पैसा लेना है जिनसे, लेकिन अभी मुझे नहीं मिला, वो फर्दर मुझे पेमेंट करेंगे, दैट इज नोन एज ए डेटर्स। लेकिन यह करंट एसेट्स ही। बिल रिसीवेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर बिल रिसीवेबल को अगर मैं डिफाइन करूं डेफिनेशन में, अगर मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूं, इट इज ए पार्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कैसे, हम एक नॉर्मल वे में माने, हमारे को रेगुलर कस्टमर्स होते हैं, या आप चैप्टर भी अलग से पढ़ेंगे, जब आगे हम स्टडी करेंगे, हमारी फर्दर स्टडीज करेंगे, तो आपको एक टॉपिक दे रखा है आगे जाके हमारे पास में, उस चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसका पार्ट है, उसमें अपन और डिटेल में क्लियर करेंगे, लेकिन मैं भी आपको थोड़ा बेस बताता हूँ। ठीक है, मैं अपने रेगुलर कस्टमर्स को क्रेडिट ब्याज पे कुछ सोल्ड करता हूँ। ठीक है, वो प्रॉमिस करता है, ठीक है सर मैं आपको 2 महीने 3 महीने बाद में पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, वो 2 महीने बाद में पेमेंट करके ओके, हमें लग रहा है कि हमारा कस्टमर बढ़िया है। अब हम कुछ टाइम बाद में जब वो रेगुलर कस्टमर हमारा हो जाता है, तो हम अपनी तरफ से उसको चला करके एक ऑफर देते हैं कि सर ऐसा कीजिए, आपको पेमेंट देना है, हाँ सर दे देंगे, चलो कोई नहीं, आप अभी हमको पेमेंट मत कीजिए, आप 1 महीने बाद में पेमेंट कर दे, कोई बात नहीं, हम आपको 2 महीने 3 महीने बाद में आपसे पेमेंट देंगे। तो रेगुलर कस्टमर है वो, आप उसलिए उसको ऑफर दे रहे हैं कि वो हमारा रेगुलर कस्टमर है कि ठीक है सर, जो आप हमको 2 महीने 3 महीने बाद में आफ्टर 2 मंथ और 3 मंथ आप हमको पेमेंट कर देंगे, यू विल पे। ओके, अब हुआ क्या नॉर्मली वे में, उसने बोला यस सर मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, कमिटमेंट हो गया, ठीक है, लेकिन हम इस कमिटमेंट को एक प्रूवली करेंगे एक लीगल फॉर्म में, एक रिटर्न फॉर्म में। और वो कैसे करेंगे, हम एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसको लिखेंगे, बाकायदा वो स्टैम्प वगैरह होता है, एक प्रोमिसरी नोट टाइप का होता है, उसकी स्पेसिमेन जो हमारे पास में, हम आगे इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, हमने उसमें पूरा डिटेल लिख दी, कब गुड्स सोल्ड करा, कितना गुड्स सोल्ड करा। ओके, अब हम बोलेंगे सर इसको ड्यूली साइन करके आप वापस से हमको रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, कि आपको सर ये ऑफर एक्सेप्टेड है, बिल्कुल सर एक्सेप्टेड है, तो आप इसको ड्यूली साइन कर दीजिए, और वापस से वो साइन करके हमें दे देगा। उसने उस चीज़ को एक्सेप्टेंस को ऑफर कर लिया है, उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, अब अपने ड्यूली साइन करके वापस से मुझे रिटर्न कर देगा। अब जो भी उसकी मैच्योरिटी पीरियड आएगी 2 महीने 3 महीने बाद में, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्यू डेट में क्लियर हो जाएगा। तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, जो हमारा किस नेचर का है, करंट नेचर का है, करंट एसेट्स को हम लेके चलेंगे। ओके, दैट इज नोन एज ए ट्रेड रिसीवेबल। 2 तरह के ट्रेड रिसीवेबल हो गए, नंबर 1 डेटर्स एंड नंबर 2 बिल रिसीवेबल। ओके, ये हो गया हमारे पास में ट्रेड रिसीवेबल। आप इसका अपोजिट करें, आज का लास्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं, दैट इज ए पेएबल। पे करना था लेकिन हमने करंट ईयर में पेमेंट नहीं करा। ट्रेड बिजनेस से रिलेटेड हमारे पास में कुछ पेमेंट्स थे, बट हम उसको पेबल रख देते हैं, एंड ऑफ द करंट हम उसको पेमेंट नहीं कर रहे, दैट इज नोन एज ए ट्रेड पेबल। अगर मैं इसको डेफिनेशन के बेस पे लेके चलूं, सच अमाउंट विच इज पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज और सर्विसेज टेकन इन ए नॉर्मल कोर्सेज ऑफ बिजनेस फ्रॉम क्रेडिटर्स और सप्लायर्स, इट्स नोन एज ए ट्रेड पेबल्स। ठीक है, कि
मैंने कोई गुड्स परचेज करी, सर्विसेज परचेज करी, लेकिन मैंने बिजनेस की नॉर्मल कंडीशन में उनको परचेज किया था, लेकिन मैंने उनको पेमेंट नहीं करा, दैट इज नोन एज अ ट्रेड पेबल्स। अब मेन बात कि ठीक है, ट्रेड पेबल्स सब क्लियर हो गया, लेकिन ये भी हमारी लायबिलिटीज होती है, और किस नेचर की होती है? करंट लायबिलिटीज। लेकिन करंट लायबिलिटीज में भी जो हम एक कॉमन बात लेके चलेंगे, इट इज एक्सटर्नल लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज है, ओके मान लिया, बट इट इज एक्सटर्नल लायबिलिटीज। हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, हमें आउटसाइडर्स को पे करना होगा। अब अगर मैं इसको फर्दर क्लासिफाइड करूं ट्रेड पेबल को, तो इसकी भी दो कैटेगरी होगी। नंबर 1 क्रेडिटर्स एंड नंबर 2 बिल्स पेबल। सप्लायर, जिससे आप क्रेडिट पे आपको कुछ परचेज कर रहे हैं और कमेंट करते हैं मैं आपको कुछ टाइम बाद में पेमेंट करूंगा, जब तक आपने उसको पेमेंट नहीं करा, दैट इज नोन एज क्रेडिटर्स। अब मैं इसकी डेफिनेशन अगर बोलता हूं उसकी, ये भी दो तरह क्रेडिटर्स। द टर्म्स क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट दोज पर्सन ऑफ फर्म फ्रॉम whom goods have been purchased or services on credit behalf and payment has not been made to them। हमने उसको पेमेंट नहीं करा है, ओके, कुछ टाइम बाद हम पेमेंट करेंगे। बिल्स पेबल भी हम जनरली अगर बात करेंगे तो इसी का कमेंट है, वही कमेंटमेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट है, ठीक है। हमने कुछ परचेज करा किसी क्रेडिटर से, सप्लायर से, अब वो हमें ऑफर देगा कि सर आप तो पेमेंट है 2-3 महीने बाद में हमको पेमेंट कर देना, अभी हमें 15 दिन 20 दिन में रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। तो वो उसके लिए आपको एक प्रॉमिसरी नोट साइन करवाएगा आपसे कि सर ऐसे कीजिए 3 महीने बाद आप पेमेंट करोगे, तो इस प्रॉमिसरी नोट को आप साइन कर दीजिए, हम ड्यूली इसको साइन कर देंगे और रिटर्न कर देंगे वापस अपने क्रेडिटर्स को, ओके। दैट इज नोन एज अ बिल्स पेबल। अब इस टॉपिक को भी मैंने बताया था अभी भी, हम एक अलग से चैप्टर करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें आप और डिटेल में क्लियर करके चलोगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने आज रिसीवेबल को, स्टॉक को, इन्वेंट्री को, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल को डिस्कस कराया, ओके। कोई डाउट्स आपके रहते हैं आप डिस्कस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थैंक यू।